हाँ जी बच्चों, तो हमने कल सेल पढ़ा था, ईएमएफ पढ़ा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, नेटवर्किंग ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ये सब हम कर चुके हैं। तो सेल्स के ऊपर बच्चे जो क्वेश्चंस आने हैं ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो मैंने आपको दो करवाए हैं, ये सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिसमें दो नॉन आइडेंटिकल सेल्स या तो सीरीज में लगे होते हैं या पैरेलल में, और वो करंट निकालना होता है सर्किट में से। तो किरचॉफ लॉ लगा के सिंपली करंट हमारे पास आ जाता है। और उसके अलावा वो जो डेरिवेशन है मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स वाली, वो सीबीएसई में एज इट इज नहीं पूछी जाती। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो ग्राफ हमने किए हैं, ग्राफ दिया जाता है और उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द ईएमएफ, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दीज सेल्स, जिनका कैपिटल वी वर्सेस आई ग्राफ, कैपिटल वी वर्सेस करंट ग्राफ ज़्यादातर आता है। जिस ग्राफ की शेप ये होती है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हमने एक दो ग्राफ और किए थे, जैसे ये ग्राफ किया था हमने V वर्सेस कैपिटल R, वो ऐसा बनेगा, इसका ध्यान रखना। और इसमें मैक्सिमम वैल्यू EMF ही होती है, और यहाँ पर EMF/2 होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर स्मॉल r होता है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ सेल्स वाले में से और क्या इंपॉर्टेंट है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, ये पता होनी चाहिए, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। अगर सेल सीरीज में लगे हुए हैं तो ये फॉर्मूला है, ध्यान से रिवाइज कर लो। अगर सेल पैरेलल में लगे हुए हैं तो फॉर्मूला देखने में इसके जैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे स्मॉल एन स्मॉल r के साथ आता है, इस केस में स्मॉल n जो है वो कैपिटल R के साथ आता है। फॉर्मूला है एक जैसा ही। ये सीरीज वाला है करंट का फॉर्मूला, आइडेंटिकल सेल्स वाला, ये पैरेलल वाला है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। सेल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना इसको, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चे, ये एक ना स्पेशल काइंड ऑफ सर्किट है, मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। तो इस सर्किट में इस तरह से इस तरह से पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती हैं, उनके अक्रॉस ऐसे 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S लगी होती हैं। और यहाँ पर अगर A पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर C ले लेते हैं, यहाँ B, यहाँ पे D। तो बच्चे A और C के अक्रॉस बैटरी लगी होती है। यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ हमारे पास सर्किट को ऑन करने के लिए यहाँ पर एक की होती है, दिस इज वन की, इसको K1 बोल देते हैं। अब ये जो B है और D है, B से लेके D तक हमारे पास यहाँ पर एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। कैपिटल G से इसको डिनोट करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन द ब्रांच। ये जो B से लेके D तक की ब्रांच होगी, इसमें करंट है या नहीं है, इसको डिटेक्ट करने के काम आता है। यहाँ पर एक और स्विच है मेरे पास K2, ये स्विच हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो लेट अस फर्स्ट फाइंड द करंट थ्रू दिस सर्किट। जब हमने बैटरी लगाई, बैटरी की वोल्टेज लेट अस सपोज यहाँ पर EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है अभी, वोल्टेज और EMF एक ही है, V ले लेते हैं। लेट अस सपोज बैटरी की वोल्टेज V है, और हमने जब ये बैटरी लगाई, इस की को ऑन किया, इसको भी क्लोज किया, दोनों कीज को, तो क्या होगा, यहाँ से I करंट जाएगा सर्किट में। हम मान लेते हैं उसमें से I1 करंट ऊपर चला गया और I2 करंट जो है वो इस तरफ चला गया। अब फिर यहाँ पर I1 यहाँ तक आया, ये जंक्शन आ गया यहाँ पे, उसमें से लेट अस सपोज इस तरफ हमारे पास चला गया IG, I के पैर में G मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो बाकी जो बचा मेरे पास वो क्या बचा, I1 में से IG इधर चला गया, बाकी बचा I1 माइनस IG। तो I1 माइनस IG इस तरफ आ गया। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से I2 आ रहा है, ये फिर से जंक्शन आ गया, ऊपर से मेरे पास IG आ रहा है, तो IG इस तरफ से आ रहा है। फिर से मैंने जंक्शन लॉ लगाया, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, और ऐड होके यहाँ पर जो करंट मिलेगा वो मिलेगा I2 प्लस IG। तो इस ब्रांच में I2 प्लस IG मिलेगा। अब C पॉइंट पे आ जाते हैं। C पॉइंट पे इस तरफ से आ रहा है I1 माइनस IG,
इधर से आ रहा है I2 प्लस IG, मतलब यहां पर दोनों ऐड हो जाएंगे जब, तो IG से IG कैंसिल होगा और यहां पर होगा I1 प्लस I2। तो यही जो I1 प्लस I2 है वो I के ही बराबर है, क्योंकि हमने यहां पर I को ही स्प्लिट किया था I1 प्लस I2 में। तो मतलब नीचे वाली ब्रांच में जो करंट है वो I है और यहाँ पर IG करंट है, इधर से I1 करंट जो था वो स्प्लिट हुआ था, ये हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। नाउ वी विल फाइंड ए कंडीशन, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है बच्चे, ये एक्चुअली हमें हेल्प करता है कि अगर इन चारों में से कोई एक रेजिस्टेंस जो है वो अननोन है, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, बाकी तीन की वैल्यूज पता है, तो हम उस फोर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर थ्री। तो एक्चुअली इट इज यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ ए अननोन कंडक्टर, ऑफ अननोन डिवाइस, या किसी भी चीज की रेजिस्टेंस जब आपने फाइंड करनी है तो हम इस ब्रिज की हेल्प लेते हैं। तो ये जो ब्रिज है वो हमें किस तरह से हेल्प करता है, वो हमें हेल्प करता है बैलेंस्ड कंडीशन में। तो पहले हम समझेंगे इसकी जो बैलेंसिंग कंडीशन होती है या बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका क्या मतलब है। हाँ जी, तो बच्चों बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है कि यहां से जो I1 करंट आया था वो I1 करंट जो है वो पूरा एज इट इज इधर चला गया, उसमें से कुछ भी IG नहीं निकला। मींस जब IG जीरो होगा, अगर हम यहाँ पर IG को जीरो मान लें, मतलब जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे। गैल्वेनोमीटर में ना ऐसे एक नीडल लगी होती है, तो वो नीडल जीरो से इस तरफ जा सकती है तो हम बोलते हैं कि लेट अस सपोज करंट ऊपर से नीचे आ रहा है। जब नीडल इस तरफ चले जाए तो हम बोलते हैं करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। तो जो जीरो है उसको नल पॉइंट बोलते हैं। तो जब ये करंट जीरो हो जाए इस ब्रांच में से, तब इसका मतलब है कि यहां पर भी IG जीरो और यहां पर भी IG जीरो। उसका मतलब ये जो I1 था ये एज इट इज Q रेजिस्टेंस में चला गया, P से Q डायरेक्टली चला गया, नीचे नहीं गया। सिमिलरली ये जो I2 था ये भी यहां से D पॉइंट तक आया लेकिन ऊपर नहीं गया, उसमें से कुछ भी हिस्सा, सारा करंट S में चला गया। IG जब जीरो है, ठीक है, और वो तभी होगा जब इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। अब इस ब्रांच में करंट कब नहीं जाएगा, वो तब नहीं जाएगा व्हेन द पोटेंशियल एट पॉइंट B, जो B पॉइंट है वहां पे जो पोटेंशियल है इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D। जो D पॉइंट है वहां का पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल जब आपस में सेम होंगे तो इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। अब वो दोनों पोटेंशियल जब सेम होते हैं, क्यों ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो करंट फ्लो करता है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। मैंने बोल दिया पोटेंशियल दोनों जगह सेम है, तो ये करंट जो है ये B से D की तरफ नहीं जाएगा, करंट पूरा का पूरा I1 यहीं से पास होकर आगे चला जाएगा। तो अभी देखते हैं उसका क्या फायदा। अगर हमारे पास ये जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बना दें हम इसको, किसी तरह से हम रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज ऐसी चूज कर लें कि इस ब्रांच में करंट ना जाए, उसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, तो उसका क्या फायदा होता है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, वो वी विल ड्राइव दैट कंडीशन। तो IG जीरो होना चाहिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब ये है, एंड इसके साथ साथ वी कैन राइट VB इज इक्वल टू VD। नाउ वी विल ड्राइव द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हम ड्राइव करेंगे। तो ड्राइव करने के लिए हमारे पास इक्वेशंस हैं, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, KCL, उसकी हेल्प से हमने ये करंट्स को डिवाइड किया और अभी हम मान रहे हैं कि IG करंट नीचे जा रहा है, बाद में हम उसको जीरो पुट कर देंगे। एंड लेट अस राइट द इक्वेशंस। तो हम एक इस लूप में लगाएंगे बच्चे किरचॉफ वोल्टेज लॉ और एक इस लूप में लगाएंगे। तो वी विल अप्लाई KVL, ठीक है, इसको मैं लूप 1 बोल देता हूं, इसको मैं लूप 2 बोल देता हूं। इन लूप 1 इट इज वेरी वेरी सिंपल, हमें A पॉइंट से स्टार्ट होना है और B तक जाना है, करंट के साथ साथ हम जा रहे हैं। तो पहले हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस I1 इनटू P विद नेगेटिव साइन, जब हम A से B तक जाएंगे, क्योंकि ये पोटेंशियल ड्रॉप है। जब भी हम करंट के साथ साथ चलते हैं उसको पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। अब हम B पॉइंट तक पहुंच गए, B से हम D तक जाने वाले हैं। अभी हमने माना है कि वहां पे IG करंट है, बाद में जीरो पुट कर देंगे उसको। तो अभी हम लिख देते हैं यहाँ पे अगला वाला ड्रॉप माइनस IG टाइम्स G। नाउ व्हाट इज कैपिटल G? कैपिटल G इज एक्चुअली रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब हम यहां तक आ गए, अब आगे चल रहे हैं, अब आगे राइज है क्योंकि अभी करंट सामने से आ रहा है, तो प्लस I2 टाइम्स R। तो देखो ये हम बस ये तीन चीजें लगी हुई हैं और इन तीनों का जो सम है वोल्टेजेस का वो जीरो है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड फॉर
फॉर लूप 2, ये वाली लूप देख लीजिए, इसमें मैंने फिर से वैसे B से C तक गए ड्रॉप है, माइनस I1 माइनस IG, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये करंट हो गया Q रेजिस्टेंस में से, ये वाला इनटू रेजिस्टेंस, ये पहला ड्रॉप आ गया। अब C तक पहुंच गए, अब C से जब हम चले D तक, ये राइज है क्योंकि करंट सामने से आ रहा है। देखो C से D तक जाओ, करंट सामने से आ रहा है, ये करंट है जो सामने से आ रहा है, तो ये राइज है, प्लस I2 प्लस IG, राइज को पॉजिटिव लिखना है, देखो मैंने प्लस साइन लगाया, और करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। अब हम D तक पहुंच गए, अब हम D से B तक जा रहे हैं, करंट फिर सामने से ही आ रहा है, प्लस IG इंटू G इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ दीज आर द टू इक्वेशंस। नाउ फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, क्या होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए IG जो होता है वो 0 होता है। फॉर बैलेंस्ड WSB IG इज 0, तो इसको 0 पुट कर देंगे दोनों इक्वेशंस में, तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी I1P विद माइनस साइन, और ये टर्म 0 होगी, ये उधर चलेगी, इज इक्वल टू माइनस I2R, और यहां पर भी जब IG को 0 पुट करोगे तो माइनस I1Q, ये वाली टर्म में भी IG 0, ये भी IG 0, और यहां IG 0, और यहां क्या हो गया I2 टाइम्स S, वो उधर चला गया, माइनस I2 टाइम्स S, तो माइनस माइनस तो यहीं पे कैंसिल हो गए। ठीक है, नाउ इफ आई डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ये दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं बच्चों, तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, P बाय Q आएगा, और इधर I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, और R बाय S आएगा। तो ये कंडीशन जो है, ये जो रेशो है, तो R बाय S आएगा, ये जो रेशो है, इस रेशो को बोला जाता है, दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब कि जब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, देन P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, ये रेशोज जो हैं ये इक्वल होंगी। इससे उल्टा अगर ये रेशोज इक्वल हैं तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो हम इस ब्रांच को यहां से डिलीट कर सकते हैं, इसको यहां से इग्नोर कर सकते हैं। चाहे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगी हो, चाहे यहाँ पे एक बल्ब लगा हो, तो बल्ब नहीं जगेगा, उसमें से करंट जाएगा ही नहीं। कुछ भी लगाओ यहाँ पे इस ब्रांच में, उसमें से करंट नहीं जाएगा। कब नहीं जाएगा? जब ये रेशो P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S होगा। इस रेशो को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R को नीचे ले जाओ, Q को ऊपर ले जाओ, कोई फर्क नहीं है। तो देखो P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S, बात वही है, मीन्स P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S। चाहे ऐसे ले लो रेशो, चाहे ऐसे ले लो, हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हो, वर्टिकली भी ले सकते हो, डायगोनली नहीं ले सकते। P बाय S इज इक्वल टू Q बाय R नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, या तो हॉरिजॉन्टली चलना है या वर्टिकली चलना है। तो ये जो कंडीशन है दोनों, दे आर द कंडीशन फॉर, दीज आर द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब क्या फायदा हुआ, देखो हम इस सर्किट को ना एज ए टूल यूज करते हैं टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। कैसे यूज करते हैं? हमें P, R और S इनकी वैल्यूज पता होती है। हम तीन रेजिस्टेंसेस खुद से लगाते हैं, रेजिस्टेंसेस बॉक्स लेते हैं, उनको यहां पर हम फिट करते हैं इन तीनों जगह पे। और एक वायर, लेट अस सपोज ये एक वायर है, इसकी रेजिस्टेंस मुझे निकालनी है, इस वायर को इस ब्रांच में लगा दिया जाता है, BC ब्रांच में, और एक गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया जाता है। सारा सर्किट क्लोज, कीज सारी क्लोज कर दी जाती हैं। अब जैसे ही आप गैल्वेनोमीटर की की क्लोज करोगे, इसमें इनिशियली हो सकता है करंट आ जाए, करंट आएगा क्योंकि आपने भी बैलेंस नहीं किया। अभी क्या है, जस्ट आपने तीन रेजिस्टेंसेस अपनी तरफ से चूज करी हैं, इनकी वैल्यूज आपको पता हैं, और एक आपने ये वायर यहाँ पे लगाई है, इसकी वैल्यू X आपको नहीं पता, X ओम जो कितना है वो आप निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से सर्किट बनाते हैं, इसकी जगह यहाँ पर मैं वायर लगा के दिखाता हूँ, ऐसे वायर लगा लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर इनकी रेजिस्टेंसेस को हम वेरी करते हैं। इसमें से ना दो रेजिस्टेंसेस वेरिएबल होती हैं, कोई भी दो, या एक रेजिस्टेंस वेरिएबल हो तब भी काम चल जाता है। तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यूज को वेरी कर करके गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंटली। जैसे ही गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो होती है, जिस जिस वैल्यू पे जीरो होती है, उस वैल्यूज पे हम ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। हम वहां पे Q की जगह X लिख सकते हैं, जो हमें नहीं पता। तो फिर बाकी तीन की वैल्यू तो हमें पता है, और यहां से करंट हमें बता देता है एक्सपेरिमेंट में कि इस ब्रांच में करंट है नहीं, करंट जीरो है, मतलब बैलेंस कंडीशन हो गई। बाकी की वैल्यू पता है, और जिसकी नहीं पता उसकी वैल्यू हम वहां से कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। इस तरह का सर्किट हमें
लैब्स में, अभी आप प्लस 2 के जब प्रैक्टिकल्स करोगे, जब आपके स्कूल्स लगेंगे, तब आपके पास ये वाला एक्सपेरिमेंट करने के लिए आएगा। तो वहां पर आपने इस तरह की वायर की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों निकालनी होती है। अच्छा, रेजिस्टिविटी कैसे निकालोगे? मान लो आपको x ओम रेजिस्टेंस मिल गई, आपको पता लग गया कि ये जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस है x ओम, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप इस x को लिखोगे रो L बाई ए, वेयर a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L इज लेंथ। तो वहां से आप अगर रेजिस्टिविटी निकालना चाहते हो, किसकी होगी रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इस मटेरियल की होगी, है ना, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो एक्स ए बाई एल, तो L आप मेजर कर सकते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, यू कैन मेजर इट्स डायमीटर ऑफ द वायर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गोज और वर्नियर कैलिपर। तो अगर आपको डायमीटर पता चल गया, रेडियस पता लग गई क्रॉस सेक्शन की, वहां से एरिया पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये सारा फॉर्मूला, तो ये सब चीजें यूज करके हम रेजिस्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इस सर्किट की जो प्रैक्टिकल फॉर्म है दैट इज कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज, इसका दूसरा नाम है मीटर ब्रिज, ठीक है। स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं इसको, मीटर ब्रिज भी बोलते हैं, और ये आपकी फिजिक्स लैब्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो होता है ये कुछ इस तरह का होता है, ये आपके सामने भी शो हो रहा है, दिस इज स्लाइड वायर ब्रिज। तो मैं इसके वेरियस पार्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दूं क्या क्या इसमें होता है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं। तो बच्चों इसमें ना एक वायर होती है ए बी वायर, सॉरी ए बी नहीं है, ए सी, ए से लेके सी तक। इस वायर की जो लेंथ होती है डेट इज 100 सेंटीमीटर। तो ए से लेके सी तक 100 सेंटीमीटर की एक वायर होती है। उस वायर के साथ यहाँ पर एक स्केल लगा होता है, स्केल यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा होता है मेजर करने के लिए कि ये 1 मीटर की वायर है, 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर। उस वायर के अक्रॉस हम सेल लगा देते हैं, ये सेल लगा हुआ है जिसका ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ पर एक की लगा देते हैं और जस्ट यहाँ पर उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो जस्ट हमने यहाँ नीचे वाले पार्ट में क्या किया, इस वायर के साथ, ये रेड कलर की वायर आप देख लो, एल लेंथ की वायर है, इस वायर के साथ हमने जस्ट एक बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। अभी नीचे वाला पार्ट देखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है ए से लेके, यहां पर हम लिख देते हैं पॉइंट नंबर ए बी सी, हाँ यहां लिख डी ई एफ जी, ठीक है। चलिए, तो ई यहां पर भी है लेकिन ये ईएमएफ है। तो ए से लेके डी तक ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज ए कॉपर स्ट्रिप, ये कॉपर की स्ट्रिप है, वायर नहीं है, स्ट्रिप है। अब स्ट्रिप क्यों बनाई जाती है? स्ट्रिप की अपनी रेजिस्टेंस कम होती है क्योंकि उसका ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो बड़ा होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। स्ट्रिप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप देखेंगे साइड से तो इस तरह का नजर आएगा, अगर आप वायर का देखेंगे तो इस तरह से नजर आएगा। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, तो इसलिए कॉपर स्ट्रिप्स यूज करी जाती हैं। ये भी कॉपर स्ट्रिप है, ये भी कॉपर की स्ट्रिप है, ये वाली भी कॉपर की स्ट्रिप है, ठीक है। ये क्यों यूज करी जाती है? इसको जस्ट यूज किया जाता है कनेक्शंस बनाने के लिए, इसका कनेक्शन अगले के साथ, उसका कनेक्शन उसके साथ, कनेक्शन बनाने के लिए। अब ये जो ऊपर रेजिस्टेंस है बच्चे, ये एक रेजिस्टेंस है आर, दूसरी रेजिस्टेंस ये लग गई एस, नीचे ये जो वायर है इसके मिड में से हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ा यहाँ पे, और ये जो वायर है वो भी दो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई, एक पी रेजिस्टेंस बन गई और एक क्यू बन गई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको बना के दिखाऊं तो देखिए ए पॉइंट, ये था मेरा ए पॉइंट, ए से लेके इसको ले लेते हैं पी पॉइंट, पी पता नहीं पॉइंट सारे खत्म हो गए हैं, रुको एम ले लेते हैं इसको, ठीक है। चलो ये हमारे पास ए पॉइंट है। अब ए से लेके एम तक देखो क्या जुड़ा हुआ है, जस्ट ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा हुआ है, तो ये वो रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया आर बी। उसके बाद एम पे चले गए, एम के साथ एक गैल्वेनोमीटर है वो नीचे आ रहा है, ये देखो गैल्वेनोमीटर वो नीचे आ रहा है और वो बी पॉइंट तक जा रहा है, मैं यहां बी लिख देता हूं। फिर उसके बाद एक एस रेजिस्टेंस है और वो एस रेजिस्टेंस इस पाथ के थ्रू सी तक जुड़ी हुई है, तो ये वही हमारे पास एस रेजिस्टेंस बन गई, यहां से लेके यहां तक, ये सी पॉइंट आ गया। ओके, नाउ ए और बी के बीच में यहां एक वायर है जिसकी लेंथ एल सेंटीमीटर लिखी गई है, तो यहां पर एक वायर है, उसको मैं एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको पी बोल देते हैं, इसकी लेंथ एल है। और फिर बी से लेके सी तक एक और वायर है, यहां से लेके यहां तक, ये कनेक्शन है, ये पूरी वायर चल रही है, तो यहां से लेके यहां तक एक और वायर है, उसको हम बोल देते हैं क्यू, क्योंकि यहां पर भी हमने क्यू लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों।
तो ये वही सर्किट है सेम, और नीचे हमारे पास बैटरी लगी हुई है। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज की जो प्रैक्टिकल फॉर्म है ये मीटर ब्रिज है। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे क्या समझना है, यहां पर ना कनेक्शन बनाने के लिए जॉकी लगी होती है एक, ये जो एरो लगा हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड जॉकी। ये किस काम आती है, ये एक टेम्परेरी कॉन्टेक्ट बनाने के काम आती है। ठीक है, मतलब आप जहां पर भी इसको रखोगे वायर के ऊपर, वहां पे कॉन्टेक्ट बन जाएगा, यहां रखोगे यहां कनेक्ट हो जाएगी, यहां रखोगे यहां एक कॉन्टेक्ट हो जाएगा। कौन सा कॉन्टेक्ट, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, करंट वहां से फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जॉकी है, इसको हम वायर पे कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। ओके, अब इसको यूज कैसे करते हैं, लेट अस सपोज ये वाली रेजिस्टेंस अननोन है एस, इसको हमने फाइंड करना है। सबसे पहली चीज, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसकी रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के कंपेरेबल होनी चाहिए। वो हमें कैसे पता चलेगा कंपेरेबल है या नहीं है, हम जिसकी भी रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं हमें थोड़ा सा एस्टीमेट होता है उसके बारे में कि इस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस कितनी होगी। ज्यादातर हम इसकी हेल्प से ना वायर्स की रेजिस्टेंस निकालते हैं। लेट अस सपोज एक हमारे पास एल्यूमिनियम की वायर है, तो उस एल्यूमिनियम की वायर की रेजिस्टेंस आप अगर फाइंड करना चाहते हो तो आपको इतनी नॉलेज होगी डिपेंडिंग अपॉन लेंथ और उसकी रेजिस्टिविटी कि भाई इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 ओम या 15 ओम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता होता है, 100 ओम 200 ओम। ठीक है, तो हमें जो रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करना है बच्चे, उसकी रेजिस्टेंस भी इसके साथ एकदम कंपेरेबल होनी चाहिए। मींस अगर ये 10 या 20 है तो ये नहीं होना चाहिए कि ये 1000 ओम हो, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस होगी और ये बहुत छोटी होगी तो बैलेंस पॉइंट नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता आपको समझ आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो एक तो पहली बात ये है कि ये जो आर बी है और ये जो एस है दे शुड बी कंपेरेबल टू ईच अदर, उनकी जो वैल्यूज हैं दे शुड बी कंपेरेबल। तो हमने सर्किट बना दिया, सर्किट बना के हमने क्या किया, हमें पता है कि P और Q अगर हम इसमें से ये वाली वैल्यूज वेरी करेंगे, P वेरी करें, रेजिस्टेंस बॉक्स वेरी करें या Q वेरी करें, तो हमें कहीं ना कहीं बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा। वो बैलेंसिंग पॉइंट होगा जब इस ब्रांच में से कोई करंट नहीं होगा, जब IG 0 होगा। मींस जब ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तब हम लिख सकते हैं R बाय P इज इक्वल टू S बाय Q, तब हम ये लिख सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, ऐसे सर्किट बना दिया जाता है, जॉकी को पहले A पॉइंट पे रखा जाता है, A पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा, इस तरफ शो करेगा या उधर भी कर सकता है। फिर हम तो धीरे धीरे जॉकी को यहाँ पे मूव करते हैं, धीरे धीरे जॉकी को यहाँ पे मूव करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, इस तरह से। तो एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा, अगर हम जंप करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो हो सकता है गैल्वेनोमीटर उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे दे। मान लो यहाँ पर डिफ्लेक्शन इस तरफ है और यहाँ पर डिफ्लेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब होगा कि जो नल पॉइंट है, बैलेंसिंग पॉइंट, वो इसके बीच में कहीं पे होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसी तरह से स्लाइड करते रहते हैं और एक पॉइंट आता है जब ये गैल्वेनोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन देता है। जैसे ये जीरो डिफ्लेक्शन देगा देन वी कैन राइट R बाय P इज इक्वल टू S बाय Q। ओके, तो वी कैन राइट S इज इक्वल टू R Q बाय P। अब R तो रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसकी वैल्यू हमें पता होती है। तो ये जो Q और P है ये क्या है, देखो जो P रेजिस्टेंस है, P रेजिस्टेंस मतलब इस पोर्शन की रेजिस्टेंस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट होता है इसमें पूरी वायर का। ये कंडीशंस हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी सेम एवरीवेयर, किंग्स नहीं होने चाहिए उसमें, और वायर भी सेम है तो रेजिस्टिविटी भी सेम है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो वी कैन राइट P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स L। ऐसे ही हम लिख सकते हैं दूसरे केस के लिए, अगर ये L है तो ये कितना हुआ 100 माइनस L, देन वी कैन राइट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L। तो यहाँ पर Q हो जाएगा C टाइम्स 100 माइनस L। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ गया R इंटू C टाइम्स 100 माइनस L। C इज ए कॉन्स्टेंट, अभी कट जाएगा, और नीचे भी CL, तो C से C कट गया। तो दिस इज द S यहाँ से फाइंड कर लोगे आप। R आपको पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स आपने लगाया हुआ है, लेंथ आपने मेजर कर ली, जहां पर डिफ्लेक्शन 0 बोल रहा है, तो इसमें सारा कुछ पुट करके यू कैन फाइंड S। तो दिस इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, तो ये समझ आ गया आपको कैसे काम करता है। अभी मैं कुछ इसमें चेंजेस करके दिखाऊंगा आपको, कुछ चेंजेस करूंगा और मैं आपसे पूछूंगा अभी क्या होगा। यहाँ तक क्लियर है कि किस तरह से करते हैं। अब एक चीज समझो, अगर ये दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर हो, लेट अस डिस्कस सम केसेस। अगले पेज पे चलते हैं, चलिए अब इसको स्टडी करते हैं क्या क्या यहाँ पे हो सकता है।
लेट अस सपोज ये वाली रेजिस्टेंस 5 ओम है और ये भी रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो इसका मतलब होगा कि यहां से लेके यहां तक P की रेजिस्टेंस जो भी आएगी, क्योंकि बैलेंसिंग पॉइंट है ना, तो यहां अगर 5 है, यहां अगर 5 है और उस रेशो को ध्यान में लेके आओ तो आपको पता चलेगा कि इसकी रेजिस्टेंस P वाले पार्ट की रेजिस्टेंस Q वाले पार्ट की रेजिस्टेंस के बराबर आएगी। तो वो बराबर कैसे आएगी? जब ये वाली लेंथ भी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर और इधर वाली लेंथ भी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। मींस अगर ये दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कहां आती है? मिड पॉइंट ऑफ वायर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है। दूसरी चीज, अगर यहां पर R ग्रेटर देन S हुआ, ये वाली रेजिस्टेंस बड़ी हुई, ये छोटी है, तो क्या होगा? तब ऑब्वियसली यहां पर जो लेंथ है बड़ी होनी चाहिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे वाली रेजिस्टेंस P है ना, तो क्योंकि रेशो आपने सेम रखनी है। अब अगर R बड़ा है तो ये P बड़ा हो जाएगा और इधर से S छोटा है तो Q छोटा हो जाएगा। मींस अगर हम R को S से बड़ा मानेंगे तो जो P है वो भी Q से बड़ा होना चाहिए। मींस जो L है वो 100 माइनस L से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब है कि अगर ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 40 होगा, कुछ इस तरह की चीज बनेगी। नेक्स्ट केस, अगर R छोटा है और S बड़ा है, तब क्या होगा? तब यहाँ पर ये वाली लेंथ भी छोटी होगी, ठीक है, तो तब बैलेंस पॉइंट आपको A के पास मिलेगा। तो ये आपस में इकट्ठे चलते हैं, इसके बढ़ाने से ये वाला पार्ट बढ़ेगा, इसके बढ़ाने से ये बढ़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल्स में इनको कैसे चेंज किया जाता है? ऐसे बोल दिया जाता है कि भाई ये जो S रेजिस्टेंस थी उसके साथ हमने बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड किया, लेट अस सपोज वो 40 सेंटीमीटर आ गया पहले केस में, सारा कुछ गिवन हमें, ये भी गिवन है, ये भी, और पहले आ गया बैलेंसिंग पॉइंट 40 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया? S के साथ एक और रेजिस्टेंस लगा दी पैरेलल में। अब जो मेरे पास बैलेंसिंग पॉइंट है वो कुछ इतना आ गया। अब देखो जब आप यहाँ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाओगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है बैलेंस पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर बैलेंसिंग लेंथ आ गई 60 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से डाटा दिया जाता है। तो मींस जब आप इसके अक्रॉस पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगाओगे तो ये छोटी हो जाएगी, उसके छोटे होने से ये नीचे वाली लेंथ भी छोटी हो जाएगी। अगर आप यहाँ सीरीज में लगा देते हैं रेजिस्टेंस तो ये बड़ी हो जाती, इसके बड़े होने से ये लेंथ जो है यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ भी बड़ी हो जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे लगा दें रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दें तो बड़ी हो जाएगी, तो P बड़ा होना चाहिए, और अगर पैरेलल में यहाँ लगा दें तो छोटा हो जाएगा ओवरऑल रेजिस्टेंस और यहाँ पर P भी छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से बैलेंसिंग पॉइंट इधर उधर मूव करती रहती है। अगर ये सब बराबर हैं तो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो मिड पॉइंट पे आएगी, मतलब यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। तो ये रीजन है। अब जो मैं आपको बता रहा था कंपेरेबल होनी चाहिए, वो क्यों बता रहा था? मान लो ये 1000 है, ठीक है, और ये है जस्ट 1 ओम, तो इसका मतलब है कि इस लेंथ में से 1000 टाइम्स इसके ना 1000 हिस्से करने पड़ेंगे, तो बैलेंसिंग जो लेंथ है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। जितनी ये बड़ी रेजिस्टेंस है ना उतना इसको भी बड़ा होना पड़ेगा। तो ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है बिल्कुल एंड पे चला जाएगा, तो उसको फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जॉकी की हेल्प से आप वो वाला पॉइंट नहीं फाइंड कर पाएंगे जहां पे डिफ्लेक्शन 0 है, तो एंड तक नहीं मिलेगा आपको और वेरिएशन बहुत ज्यादा उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं जब आपने क्वेश्चंस करने हैं ध्यान में रखने। इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बन के आएंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो चलिए अब एक एग्जांपल स्टडी करते हैं बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें है कि ए रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 ओम, दिस इज 2 ओम, इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द गैप्स इन मीटर ब्रिज, इसको गैप बोला जाता है, which uses a wire of length 1 meter and unknown resistance X, this is X, it is greater than 2 ohm। उसने पहले बोल दिया कि ये 2 ohm से बड़ी है, मतलब जो बैलेंसिंग पॉइंट होगा वो इस तरफ शिफ्ट होगा, मिड पॉइंट से इस तरफ होगा, क्योंकि ये बड़ी है तो नीचे वाली लेंथ भी बड़ी होनी चाहिए। is connected in the another gap as shown in figure, the balance point J, इसको J को बैलेंस पॉइंट बोल रहा है, noticed at L from the positive end of the battery, तो पॉजिटिव एंड ये है बैटरी का, मतलब A पॉइंट A से L पर नोटिस किया गया। ऑन इंटरचेंजिंग R एंड X, फिर क्या किया? X को R की जगह लगा दिया, R को X की जगह लगा दिया, तो यहां पर भी इंटरचेंजिंग हो जानी है, सिंपल। तो इट इज फाउंड दैट द बैलेंस पॉइंट फर्दर शिफ्ट्स बाय 20 सेंटीमीटर, मतलब जहां पहले आ रहा था अब उससे 20 सेंटीमीटर आगे चला गया। निग्लेक्टिंग द एंड करेक्शन, ये एंड करेक्शन क्या होती है? ये कुछ वायर यहाँ पर एक्स्ट्रा होती है ना, तो उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं हम यहाँ पे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X यूज्ड, तो हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम दिस डाटा। तो फर्स्ट इक्वेशन इज, देखो R this by this, R by X is equal to this by this,
L अपॉन 100 माइनस एल, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। यहां से x फाइंड कर लेते हैं, तो x हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस एल बाय एल इंटू आर, ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब सेकंड है कि भाई हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। जब आपने इनको इंटरचेंज कर दिया तब इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखो। ऑन इंटरचेंजिंग x की जगह r आ गया, तो अभी हम लिखेंगे x बाय r, ठीक है, x की जगह r आ गया, मैं यहां बना देता हूं। यहां पर अभी x है, यहां पर अभी r है, लेकिन नीचे जो लेंथ L थी वो अभी कितनी हो गई है, L प्लस 20। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि जो बैलेंसिंग पॉइंट है दैट फर्दर शिफ्ट्स बाय 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंड A, मतलब इस तरफ हुआ, तो L की जगह आ जाएगा L प्लस 20। और सेकंड जो दूसरी तरफ है हमारे पास 100 माइनस L था, तो 100 माइनस L की जगह 100 माइनस L प्लस 20, सेम वही चीज है, दोनों तरफ हमने L प्लस 20 कर दिया, बात वही है, जैसे मर्जी लिख लो। तो ये हमारे पास अभी इक्वेशन बनी। तो x बाय आर क्या आएगा, x बाय आर इज इक्वल टू L प्लस 20 उसके नीचे है, और सेकंड वाला जो r है उसके नीचे है 100 माइनस L प्लस 20, ये ठीक है बच्चों। ओके, अब हम यहां से दोनों को इक्वेट करके हम x निकाल सकते हैं। तो यहां से x आ गया मेरे पास L प्लस 20 और नीचे आ गया 80, ये हो गया ना माइनस, हाँ 80 माइनस L, ठीक है। ओके, तो ये इक्वेशन बन गई L प्लस 20, 80 माइनस L, और यहां पर भी इंटू आर। नाउ आई विल इक्वेट बोथ ऑफ दीज, क्योंकि मुझे r की वैल्यू पता है, एक्चुअली मुझे L फाइंड करना पड़ेगा। तो L फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको इक्वेट कर देते हैं। तो जब आप इनको इक्वेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ आ गया 100 माइनस L बाय L, वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, ये r है, और इधर आ गया L प्लस 20 अपॉन 80 माइनस L इंटू आर। तो r से r कैंसिल हो गया, बाकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस L को फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ गया 100 माइनस L इंटू 80 माइनस L इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 20L। इसको सॉल्व करते हैं, हाँ जी, तो ये बना 8000 माइनस 100L माइनस 80L प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 20L। तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ गया हमारे पास 8000 इज इक्वल टू 200L। ये दोनों फैक्टर्स उधर जाके ऐड हो गए, 200L आ गया, 0 से 0 कट गई, और L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो हमें L मिल गया, जो इनिशियल वाला L था वो हमें मिल गया। अब यहाँ पे L पुट करके वी कैन फाइंड फॉर X। तो X फाइंड करने के लिए X इज 100 माइनस L मीन्स 60, एंड नीचे L मीन्स 40, एंड R इज 2। तो ये सॉल्व होके हो गया 12/4 इज इक्वल टू 3 ohms। तो जो x है उसकी वैल्यू थी 3 ohm। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जस्ट छोटा सा मैथमेटिक्स, ये इक्वेशन लिख लेनी है आपने, ये लिखनी आनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसे अभी यहाँ इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन है, ये भी बोल सकता है कि x के साथ हमने एक और रेजिस्टेंस जोड़ दी सीरीज में, तो ये बैलेंस पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो गया बाय सच अमाउंट। तो जस्ट आपने इक्वेशन लिखनी है, फिर उसको सॉल्व करके आपके पास L आ जाएगा। ऐसे बोल सकता है पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दी, उससे शिफ्ट हो गया बैलेंस पॉइंट, फाइंड दैट रेजिस्टेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है उसके हमारे पास डिफरेंट सर्किट्स हैं, जैसे कि ये एक बहुत कॉमन है सर्किट, यहां से ये वाली वायर यहां लग गई और यहां से ये वाली वायर यहां लग गई। तो ये भी उसी व्हीटस्टोन ब्रिज की एक और फॉर्म है। अब अगर यहाँ पे है 5 ohm, यहाँ पे है 10 ohm, यहाँ पे है 20 ohm, और यहाँ पे है मेरे पास 40 ohm, और यहाँ पे है 6 ohm, ठीक है। ये हमारे पास सर्किट है। अब आप देखिए इसमें ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, अगर मैं इनको इस तरह से स्ट्रेच करूं, इस तरह से ऊपर उठा दूं, इसको यहां से नीचे उठा दूं, तो ये जो सर्किट है ना, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये ऊपर 5 ohm आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 10 ohm आ जाएगा, और मैंने बोला कि इसको पकड़ के मैंने सीधा कर दिया, वर्टिकल कर दिया, तो ये 6 ohm यहाँ ऐसे बनेगी, 6 ohm।
और इधर मेरे पास 20 ओम आएगा और इधर मेरे पास 40 ओम नीचे वाला। तो ये सर्किट बन जाएगा। ठीक है, ये भी वही है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। तो इस केस में अब देखो रेशो, आपने रेशो चेक कर लेनी है। यहाँ 1/2 बन रही है रेशो, यहाँ पर रेशो 1/2 ही बन रही है ना। 5/10 इज इक्वल टू 20/40, दोनों 1/2 है। तो जब ऐसे रेशो हो जाए तो मतलब ये वाला जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड है। तो इस तरह से चेक कर लो, रेजिस्टेंसेस की रेशो अगर हो जाए तो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है तो इसको डिलीट कर दो यहाँ से, ये डिलीट हो गया। बाकी आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है पूरे नेटवर्क की। इन दोनों की रेजिस्टेंस सीरीज में है तो 25 ओम बन गई, इन दोनों की रेजिस्टेंस सीरीज में है तो 50 ओम बन गई, और 25 और 50 पैरेलल में है तो सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज की एक फॉर्म है, ध्यान रखना। एक और फॉर्म करवाता हूं, जैसे ये क्वेश्चन है सिंपल सा। इसमें ना सेंटर वाली ब्रांच नहीं दी हुई, ऐसे ही बना हुआ सर्किट, वैल्यूज दी गई हैं। ये सर्किट हमें गिवन है नेक्स्ट एग्जांपल में। इसमें बोला गया है हमें कि भाई यहाँ पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी। ये गिवन है क्वेश्चन में, मींस VB इज इक्वल टू VD, इट इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड दिस x। व्हाट इज दिस x? ठीक है, तो ये गिवन है कंडीशन। अब ये सारी हमारे पास आ गई P विच इज 16, क्योंकि बैलेंस है ना, पोटेंशियल सेम है तो हम रेशो लिख सकते हैं 16/x इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड होके आ गया 4, और ये दोनों आपस में पैरेलल में है तो 1/2। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब ये बन गया 16/x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 16/8 मीन्स 2 ओम। तो बैलेंस कंडीशन को देने का दूसरा तरीका ये है, एक तो बोला जा सकता है द करंट टू गैल्वेनोमीटर इज 0। अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, और बोला जाए कि देयर इज नो लाइट इन द बल्ब, बल्ब इज स्विच्ड ऑफ, चला ही नहीं वो, मतलब उसमें करंट नहीं जा रहा। तो ये बैलेंसिंग कंडीशन को देने के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इसके पोटेंशियल के बराबर है, या देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी, सारी एक ही बातें हैं। तो जस्ट आपने ये रेशो लिख लेनी है और रेशो लिख के आपने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है आपके सामने। इसमें दिया गया है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है 2 वोल्ट का बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अब देखो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द आर्म्स ए एफ, ये जो भी यहाँ लिखा हुआ है, लेट अस सी। तो इस सर्किट को अगर हम ध्यान से देखें, ए और बी पॉइंट्स यहाँ पर है, आप इसको यहाँ से इमेजिन करो आपने पकड़ लिया, ए पॉइंट को यहाँ से होल्ड करो और सर्किट को उठाने की कोशिश करो, और उठा के इसको इस तरफ बना देते हैं। तो मैं बना के दिखाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि हम ये वाली 2 ओम ऐसे ही बना देते हैं, ये जो सी और डी में लगी हुई है ना, उसको मैंने ऐसे ही बना दिया, ये 2 ओम, और ये बाकी भी ऐसे ही लगा रहा हूं मैं, ई पॉइंट और डी पॉइंट वाली ऐसे ही बना रहा हूं। ये मेरे पास ई पॉइंट आ गया, दिस इज 2 ओम, और ये मेरे पास सीई के बीच में रेजिस्टेंस आ गई 2 ओम, और यहाँ पे जो मेरे पास बी पॉइंट ऐसे बना हुआ है उसको मैं ऐसे बनाता हूँ, बी पॉइंट, फर्क कोई नहीं है ना, वायर ही तो है, उधर रख दो इधर रख दो, कोई फर्क नहीं है। अब देखो, अब सी के साथ एफ पॉइंट जोड़ना है 2 ओम रेजिस्टेंस, लेकिन मैं यहां बनाऊंगा उसको, दिस इज एफ, दिस इज 2 ओम, ठीक है। तो सी और एफ के बीच में 2 ओम जोड़ दी, और ऐसे ही डी और एफ के बीच में भी मैंने ऐसे 2 ओम जोड़ दी, और ये जो एफ पॉइंट है वो ए के साथ कनेक्टेड है, तो दिस इज ए। अब यहां पर बैटरी लगी हुई है, क्वेश्चन इज कि यहां पर एक 2 वोल्ट की बैटरी इस तरह से कनेक्टेड है,
ठीक है, तो बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो रेशियोज भी सारी सेम है, 2/2 इज इक्वल टू 2/2। इसका मतलब है कि इस रेजिस्टेंस को भूल जाओ, इसको यहाँ पे इमेजिन मत करो। बाकी सॉल्व हो गया। इन दोनों को सीरीज में सॉल्व किया 4 ओम, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व किया 4 ओम, 4 ओम आर इन पैरेलल, तो यू गेट 2 ओम। तो एफ ई के अक्रॉस जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज 2 ओम। आर नेट हमारे पास आ गया 2 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके बराबर है। नाउ यू वांट टू फाइंड द करंट। करंट क्या बोल रहा है, ए एफ सी ई बी, कहाँ है ए, ये रहा ए एफ सी ई बी, इस ब्रांच में करंट, टोटल करंट कितना है पहले वो देखते हैं। टोटल करंट जो बैटरी ने यहाँ पे भेजा आई, दैट इज वोल्टेज बाय आर नेट। वोल्टेज इज 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 2 ओम, तो इट इज 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर करंट यहाँ पे आया था, आधा करंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, I1, और आधा करंट इधर आ जाएगा I2। हाफ हाफ क्यों जाएगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर हैं, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, तो इक्वली डिवाइड होगा, सीधी सी बात है। तो 1 एम्पेयर में से इस ब्रांच में जो इस पार्ट में करंट गया है दैट इज 0.5 एम्पेयर, और इधर से जो करंट आया है दैट इज ऑल्सो 0.5 एम्पेयर। इसमें कोई करंट नहीं गया क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ पे ऐड होके वापस 1 एम्पेयर बन गया। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी हमें ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस। तो बस अब सर्कल की फॉर्म में बना दिया, ये बीच में 2R लगी हुई है, बट कोई फायदा नहीं है क्योंकि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, सारी ही R हैं, तो 1 1 बराबर आ गया, तो इसको डिलीट कर दो। इन दोनों का आंसर बना सीरीज में 2R, इन दोनों का आंसर भी सीरीज में बना 2R। 2R आपस में पैरेलल में है, तो R नेट आ गया मेरे पास 2R/2 विच इज R ओम। तो देख लो ये सारे व्हीटस्टोन ब्रिज हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें मुझे 2 सर्किट दिए गए हैं। एक गैल्वेनोमीटर है 60 ओम का। इन ईच ऑफ द 2 गिवन सर्किट्स डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। ना तो इसमें डिफ्लेक्शन शो कर रहा है गैल्वेनोमीटर, ना इसमें शो कर रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टर्स R1 एंड R2 यूज्ड इन दीज 2 सर्किट्स। अब देखो मैंने आपको बताया कि भाई इससे ना फर्क कोई नहीं पड़ता। आपने, चलो मैं पहले इस सर्किट में अगर मैं लिखूं ये R1 है मेरी, चलो मैं कैसे, देखो इधर देखता हूं, इसमें तो हम लिख सकते हैं ना। देखो इस सर्किट में गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, तो वी कैन राइट 4/6 इज इक्वल टू R1/9। तो यहां से R1 आ जाएगा 36/6, इट इज 6 ओम। ठीक है, अब दूसरे सर्किट की बात करते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी लगा दी गई है, बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दिया, सर्किट बाकी सेम ही है। तो इस केस में बैटरी और गैल्वेनोमीटर को एक्सचेंज करने से रेशियो पे फर्क नहीं पड़ता, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर भी रेशियो लिख सकते हैं 6/R2 इज इक्वल टू 12/8। तो यहाँ पर ये 6 कटा, यहाँ पे 2 आ गया मेरे पास, और R2 इज 4 ओम। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता गैल्वेनोमीटर और बैटरी को एक्सचेंज करने से। अब दोनों की रेशो हमें चाहिए, तो R1/R2 की रेशो इज 6/4। 6/4 मीन्स 3/2। ठीक है, तो दिस इज आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द CBSE एग्जाम्स। तो इसके जैसे और भी क्वेश्चंस आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं।